औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन पढ़ा है। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन्स, उसकी वजूहात, जेनेटिक कॉजेज़ हो गए, हार्मोनल कॉजेज़, फिर न्यूट्रिशनल काजेज़, फिर आगे हमने रिकेट्स पढ़ा है, डिस्लिप स्पॉन्डाइलोसिस पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो है इसमें शियाटिका है और आर्थराइटिस है। शियाटिका एक्चुअली ये एक नर्व का नाम है जो पेल्विक रीजन से शुरू होती है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और लोअर लिम्ब यानी अंगूठे तक जाती है। ये सिंगल वेन है, मे बी मोर देन 1 मीटर, ये डिपेंड करता है उस बंदे की हाइट कितनी है, कितनी लेंथ होगी, सिंगल होगी। तो ये शियाटिक नर्व है। अगर किसी वजह से या तो रीढ़ की हड्डी के मोरे जो हैं इस पर दबाव डालना शुरू कर दें, या कोई गलत इंजेक्शन लग जाए या कोई चोट लग जाए इसके रास्ते में, इसके पाथ में, तो ये पेनफुल हो जाती है, वेरी अनईजी फील करता है बंदा। स्टैबिंग पेन है, यानी चुभने वाली मसलसल पेन महसूस करता है। तो इसी नर्व के नाम से इसको शियाटिका नाम देते हैं, यानी शियाटिक नर्व से शियाटिका। तो शियाटिक का जो है स्टैबिंग पेन है। अब ये कर्सर को बेटा फॉलो किया करें, ये जो, क्योंकि यहाँ पे मार्कर या हाथ वगैरह तो मूवमेंट नहीं है, लेकिन कर्सर को ध्यान में रखा करें। तो शियाटिका, तो ये स्टैबिंग पेन यानी तेज़ चुभने वाली तकलीफ होती है। रेडिएट आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है इसका शियाटिक नर्व, यानी इसका कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व मतलब शियाटिक नर्व के रास्ते पे पूरे ये पेन महसूस होती है। अब किसी की यहाँ से ऊपर से शुरू होगी और नीचे पाँव तक, या पाँव से शुरू होगी और यहाँ तक, ये वेरी करती रहती है, तब्दील होती रहती है। कभी ऊपर से नीचे को फील होती है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ। इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंजरी, इसके पॉइंट लिख लेने हैं। या तो कोई ज़ख्म हुआ है किस वजह से, प्रोक्सिमल नर्व, प्रोक्सिमल शुरू वाले हिस्से को कहते हैं डिस्टल, यानी ये शुरू वाला प्रोक्सिमल कहलाएगा और एंड वाला डिस्टल कहलाएगा। प्रोक्सिमल हिस्से में हो सकता है नर्व। तो कैसे इंजरी हुई है? नंबर 1 फॉल, गिरने की वजह से। दूसरा हर्निएटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क मतलब जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा डिस्क स्लिप, यानी किसी वजह से ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो है ये हिल गई है, हर्निएट कर गई है, यानी ये देखें ये डिस्क नॉर्मल है लेकिन ये अंदर को धंस गई है और दबाव डाल रही है शियाटिक नर्व पे या स्पाइनल कॉर्ड पे। इसको हर्निएशन कहेंगे या डिस्क स्लिप कहते हैं। दूसरी वजह ये होगी हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क, या फिर इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंजेक्शन, यानी बटक पे जो इंजेक्शन लगाते हैं पट्ठों में, तो इंजेक्शन लगाते वक्त शियाटिका में ये सुई चबो दी है, इंजेक्शन लगा दिया कहीं, तो ये 3 वजूहात हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट, यानी बुगाड़ पैदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इंजेक्शन वगैरह लगा है लोअर लिम्ब में, तो इस वजह से ये डैमेज हो गई है और नीचे जो है इसके मैसेज लेके जाना है, क्योंकि नर्व तो ब्रेन के मैसेज लेके जाती है, तो इस पे इसकी वजह से जो है स्पाइनल कॉर्ड पे, अल्टीमेटली नर्व पे असर पड़ रहा है। तो ये पूरा जो रेड कलर इन्होंने शो किया है ये पेन फील होगी, और ये लोअर लिम्ब को क्योंकि मैसेज ब्रेन के प्रॉपर नहीं मिल रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम कॉज होगी, यानी इम्पेयरमेंट मतलब बिगाड़ पैदा होगा। सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, वो प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिलेगा, इसके इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पूरी खुराक नहीं पहुंचेगी और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। पूरी टांग सूख सकती है, फिर इसमें मूवमेंट कम हो सकती है, जॉइंट्स यानी ये पाँव की हरकत और टांग में यानी घुटने की और ये टखने की हरकत, ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है। तो नंबर ऑफ इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं।
ये डिपेंड करता है कि पूरा रूट जो है वो किस जगह पे और कितना डैमेज है, यानी प्रीसाइज रूट जो है ये कितना इंजर्ड हुआ है। तो sciatic नर्व्स अगर मुकम्मल तौर पर किसी वजह से ट्रांजेक्टेड हो गई या रुक गई है तो इसका मतलब आगे वाली इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं जाएगी और हो सकता है पूरी टांग ही सूख जाए। तो लेग्स बिकम नियरली यूजलेस, तो फ्लेक्स मतलब झटक नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, फुट एंकल पैर को रखने को, तो मूवमेंट लॉस हो सकती है। और फिर इसकी रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी यूजुअली स्लो एंड और वो भी इनकम्प्लीट होती है। तो ये sciatica के रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट आर्थराइटिस, ये जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन, यानी इसमें जॉइंट्स या जोड़ जो है इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, डिजेनरेटिव हो जाते हैं, यानी इनमें बीच में जो कार्टिलेज है ये घिस जाती है और ये प्रॉब्लम काज करती हैं। बाज़ दफ़ा ये डी शेप भी कर देगी जॉइंट्स को, यानी ये डीजनरेशन हो गई, यानी ये प्रॉपर कार्टिलेज है हेल्दी जॉइंट, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घिस गई बीच में से, ये बीच में फ्यूज ही हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और सूजन हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगा। तो ये आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन वाली और डिजेनरेटिव घिसने वाली बीमारी है जॉइंट्स की, डैमेज जॉइंट्स की। तो इसमें पेन होगी, अब जोड़ मूव नहीं करेगा, स्टिफनेस सख्ती आ गई जोड़ में, स्वेलिंग सूजन आ जाएगी जॉइंट में। फिर इसमें एक्यूट फॉर्म है और क्रॉनिक है। एक्यूट फॉर्म में जो है आर्थराइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक्यूट यानी शदीद किस्म के मर्ज और यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। बहरहाल ये बैक्टीरिया की वजह से है, बैक्टीरियल इन्वेजन यानी बैक्टीरिया के हमले की वजह से, और इसको बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई एंटीबायोटिक्स से ही इसको कंट्रोल किया जाता है। फिर मेम्ब्रेन की लाइनिंग एट द जॉइंट थिकन हो जाएगी, फ्लूइड प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड। आप जॉइंट्स पे यहाँ पे फ्लूइड होता है, ये मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन सूजन की वजह से सूज जाएगी, थिक हो जाएगी, और जो फ्लूइड है ये भी गाढ़ा हो जाता है, यानी इसका मतलब कि जॉइंट पेनफुल हो जाएगा और सही तरह से काम नहीं करेगा। तो लाइनिंग जॉइंट्स थिक हो जाएगी, फ्लूइड प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, गाढ़ा हो जाएगा या प्रोडक्शन ही रुक जाएगी, विच कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो हड्डियों में जब भी जोड़ को मोड़ेंगे, हरकत करेंगे घुटने के, तो पेन होगी, यहाँ पे स्वेलिंग होगी और उठना बैठना भी इवन मुश्किल हो जाता है। तो लीड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होगी क्योंकि कार्टिलेज तो बीच में से घिस गई। तो क्रोनिक आर्थराइटिस, इसमें आगे टाइप्स होगी। क्रोनिक आर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और गॉटी आर्थराइटिस है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हो गए इसमें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बीच में से कार्टिलेज घिस गई, रूमेटॉइड में वैसे ही आपस में धंस गई बोन्स, गॉटी में होता है कामुलेशन और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो प्रोड्यूस होती हैं नॉर्मली। ये एक अब तो ये कॉमन हो गया, बूढ़ों की बजाय जवानों में भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर टखने में, एंकल में। तो ये हो गया आर्थराइटिस के रिलेटेड बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। ये आपके बुक पे पेज नंबर 37 पे है। ब्रोकन बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी टफ किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, लेकिन इसके बावजूद ये टूट जाते हैं। तो डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ बोन्स में ब्रेक। तो यंग एज में भी टूटते हैं, बुढ़ापे में तो कमज़ोर होती हैं हड्डियाँ, उसमें तो टूटते हैं। तो यंग एज में ड्यूरिंग यूथ ज़्यादातर फ्रैक्चर्स जो हैं या हड्डियों का टूटना जो है ट्रॉमा की वजह से यानी चोट की वजह से होता है। इसमें नंबर 1 तो हो गया ट्विस्ट यानी बल पड़ना, जिसको हम मोच कहते हैं। मोच आ गई है, टखने में भी आ सकती है, घुटने भी किसी जॉइंट में हो सकती है, या फिर ब्रेक हो जाएगी बोन। और ब्रेक कैसे होगी, यानी खेल के दौरान स्पोर्ट्स इंजरी कहलाती है। किसी गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल पे खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए तो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में भी हो सकता है।
या किसी जगह वजह से या किसी जगह गिर जाना तो फॉल, तो 3 वजूहत से ये टूट भी सकती है। जबकि ओल्ड एज में क्योंकि हड्डियां जो है थिन हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए फ्रैक्चर आसानी से हो जाते हैं और ज़्यादातर हो जाते हैं अगर ये हड्डियां ज़्यादा वीक हो तो बुढ़ापे में। अब फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? तो रिडक्शन के ज़रिए की जाती है, यानी हड्डी को दोबारा से उसके जॉइंट पास सही हालत में रखा जाता है और जब सीधा किया जाता है इसको रीअलाइनमेंट कहते हैं, यानी रिडक्शन की जाती है और रीअलाइनमेंट की जाती है ब्रोकन बोन को, यानी उसको अपनी पहली वाली हालत में लाया जाता है और वहाँ पे उसको प्लास्टर लगा के या रॉड या वायर लगा के उसको फिक्स किया जाता है ताकि हड्डी अपनी रिपेयर का प्रोसेस मुकम्मल करे। यानी रिडक्शन और फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट, मतलब सीधा किया जाता है उसको, हड्डी को दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। 2 टाइप्स की रिडक्शन है कि हड्डी को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए, एक क्लोज है और एक ओपन है। क्लोज मतलब इर्द गिर्द तो मसल है, एंडोस्केलेटन है, तो हड्डी को जहाँ से टूटी है उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं, लेकिन ऑपरेट किए बगैर, यानी ऊपर से मसल और स्किन ओपन किए बगैर। दूसरी ओपन है, यानी ऑपरेट किया जाता है, हड्डी को सामने ओपन किया जाता है, फिर उसको रिड्यूस किया जाता है, अपनी पोजीशन पे लाया जाता है। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, बोन एंड्स इनको कोएक्स यानी हाथों से पकड़ के, जैसे हमारे यहाँ पे पहलवान है, ये पकड़ के हड्डी को खींच के उसको अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं। कोएक्स मतलब हाथों से लेके आना, ये डॉक्टर्स भी करते हैं, एक्सपर्ट फिजिशियंस भी करते हैं। तो ये कोएक्स बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, हड्डियों को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे बाय फिजिशियंस हैंड। जो हड्डियों का माहिर है उसको अपने हाथों से हड्डी को अपनी पोजीशन पे लेके आएगा, क्योंकि टूटने के बाद तो बाजू या टांग लटक जाती हैं। तो हमारे यहाँ ये पहलवान भी यही काम करते हैं, यानी क्लोज रिडक्शन होती है। तो ओपन रिडक्शन में सर्जरी की जाती है, उसको ओपन किया जाता है हड्डी को सामने, अगर ये सीवियर हालत में टूट गई है तो बोन्स के एंड्स को आपस में सिक्योर किया जाता है, जोड़ा जाता है, सीधा रखा जाता है। हो सकता है हड्डी टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हो या किस हालत में, बहरहाल उसको अपनी पहली पोजीशन पे लेके आते हैं, फिर पिन्स और वायर्स लगा देते हैं, यानी उसको फिक्स कर देते हैं उस जगह पे, ताकि बाकी खुद ब खुद ये रिपेयर हो नेचुरल प्रोसेस से। तो आफ्टर ब्रोकन बोन जब ये रिड्यूस हो जाती है उसको अपनी जगह पे फिक्स कर दिया जाता है क्लोज रिडक्शन से या ओपन रिडक्शन से। इसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है कि वो पेशेंट उसको हरकत ना दे सके टांग या बाजू को, उसके लिए कास्ट यानी उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है, कास्ट कर दिए थे। ये ट्रैक्शन यानी खींच के बांध दिया जाता है। बाद अस्पतालों में गए हो तो वो टांग को खास तौर पर वो ऊपर की तरफ लटका के बांधा होता है, यानी खींच के रखा जाता है, उसकी उस हालत में रखा जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर होता है ताकि वो हीलिंग प्रोसेस उसका मुकम्मल हो, शुरू हो और मुकम्मल हो। तो हीलिंग टाइम जो है 8 से 12 हफ्ते होता है, 8 to 12 वीक्स, बट इट इज़ मच लॉन्गर। लेकिन ये एज पे भी डिपेंड करता है, अगर ग्रोइंग एज है, यंगर एज है तो ये जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन अगर वो बूढ़ा बंदा है कोई तो उसमें या फिर ख़ास तौर पर लार्ज वेट बेयरिंग बड़ी जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा टाइम ले जाती हैं। एंड फॉर बोन्स ऑफ एल्डर यानी लार्ज वेट बेयरिंग बोन्स भी ज़्यादा टाइम लेंगी, और एल्डरली पीपल जितना एज ज़्यादा होती जाएगी टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है। ब्लड सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी हीलिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन जितनी स्लो होगी उतनी ही देर से हीलिंग होती है, बिकॉज ऑफ देयर पुअर ब्लड सर्कुलेशन। आप रिपेयर प्रोसेस यानी ये सारा कुछ करने के बाद प्लास्टर लगा दिया, उसको ट्रैक्शन कर दी, अब उसको टाइम देंगे ताकि वो नेचुरल प्रोसेस से रिपेयर हो, बॉडी खुद उसको रिपेयर करे। तो ये 4 फेजेस हैं इसके। हीमाटोमा फॉर्मेशन है, मतलब जब हड्डी टूटती है तो उसकी नर्व्स भी साथ में फट जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड वेसल हैं वो भी फट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो यहाँ पे ब्लड बिखर जाएगा, फैल जाएगा और यहाँ पे जम जाएगा, जिसको कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है। फिर कुछ टाइम के बाद ये इसके अंदर फिर बॉडी खुद ही नई वाली ब्लड वेसल्स डेवलप करना शुरू कर देती है, नर्व्स को जोड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर
ये बोन्स नरम हड्डी बनेगी, फिर उसके बाद सख्त हड्डी बनेगी। तो ये स्टेप्स हैं इसके। तो इसमें हीमाटोमा फॉर्मेशन यानी हड्डी टूटने के कुछ घंटे बाद ये अमल होता है, यानी खून जम जाएगा। पहले शुरू में जब खून नहीं जमेगा, ब्लड सप्लाई फिर भी हो रही है, तो उस वक्त पेन फील नहीं होती। लेकिन जैसे हीमाटोमा बनेगा उस वक्त पेशेंट की चीखें निकलना शुरू होती हैं, क्योंकि ये पेन शुरू हो जाती है, फीलिंग शुरू हो जाती है। पहले नरम हड्डी बनेगी, इसको सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। यानी पहले तो इसमें हीमाटोमा में रास्ता बनाएंगे ब्लड वेसल्स, ये कैलस, सॉफ्ट कैलस, और फिर हार्ड बनेगा। तो सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, फिर बोनी कैलस यानी हार्ड फॉर्मेशन होगी। फिर इसके ऊपर हड्डी जब बन जाएगी मुकम्मल, तो इसके ऊपर मिनरल डिपोजिशन होगी और बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे टूटने से पहले हड्डी थी सेम उसी तरह से हो जाती है। तो पहले स्टेप पे हीमाटोमा फॉर्मेशन, व्हेन ए बोन ब्रेक्स तो ब्लड वेसल्स इन द बोन इटसेल्फ, ब्लड वेसल भी टूट जाती हैं और सराउंडिंग की भी ये टोन हो जाएंगी, फट जाएंगी, और हेमोरेज यानी खून बहेगा, यहाँ से लीकेज ऑफ ब्लड होगी, और इसके नतीजे में हीमाटोमा बनेगा, यानी खून जम जाएगा, हीमाटोमा कहेंगे जिसको। और ये क्लोटेड ब्लड होता है एट द फ्रैक्चर साइट, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद क्या होगा, बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ फूड, अब ब्लड तो रुक गया, तो ब्लड रुक गया है, आगे सप्लाई नहीं जा रही, यहीं पे ब्लड रुक गया, आगे सप्लाई नहीं जा रही, तो डिप्राइव हो गया। यानी जहाँ पे ये ब्लड, एक तो वेसल फटने से जहाँ पे ब्लड जा रहा वो भी नहीं जाएगा, दूसरा ये क्लोट बनने से भी रास्ता बंद हो गया, और जिन सेल्स को अब ये फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनमें पेन होना शुरू हो जाती है और वो डेथ होनी शुरू हो जाती है उनकी। बिगिन टू डाई एंड द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम स्वोलन, वहाँ पे सूजन पैदा हो जाएगी और पेनफुल हो जाएगा। दूसरा फिर सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन बनेगा, इसके हीमाटोमा के बाद सॉफ्ट कैलस बनेगा, लेकिन ये 3 से 4 वीक्स ले जाता है। अब इसके अंदर कैप्रीज ग्रो करेंगे इनटू द हीमाटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस, यानी ये कैप्रीज अंदर जाना शुरू हो जाएंगी और जो क्लोटेड ब्लड है, डेब्रिस है, जो भी चीज़ उसको यहाँ से ये ब्लड रिमूव करना शुरू कर देगा। इसके अंदर एंजाइम होते हैं, इसलिए वो जमे हुए खून को भी रिमूव कर लेते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये आना शुरू हो जाएंगे कहाँ पे, फ्रैक्चर साइट पे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन शुरू हो जाती है। तो ये पहले तो सॉफ्ट बनेगा ना, ये वाला, फिर उसके बाद हार्ड बनेगा। तो 3 से 4 वीक में ये काम शुरू हो गया। फिर बोनी कैलस फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये कंटिन्यू हो जाएंगे। ये आपकी बुक पेज नंबर 31 पे जो टाइप्स आपने पढ़ी है, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, ये भी फ्रैक्चर वाली साइड पे मूव करते जाएंगे। मल्टीप्लाई रैपिडली, यानी आगे डिवाइड होंगे, नए सेल प्रोड्यूस होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस, यानी जो सॉफ्ट कैलस बना है पहले उसको रिमूव करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, यानी ऑस्टियोक्लास्ट रिप्लेस करता जाएगा और उसकी जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट आता जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व करेंगे और ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाते जाएंगे, और जैसे ही मैच्योर होंगे तो हम इसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ था 3 से 4 वीक में, 3 से 4 वीक से शुरू होगा और कंटिन्यू अंटिल ए फर्म बोनी यूनियन, और ये 2 से 3 महीने लग जाएंगे, मतलब 8 से 12 हफ्ते। 3 से 4 वीक से शुरू होने वाला 8 से 12 हफ्ते में जाके मुकम्मल होगा। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हड्डी के ऊपर रीमॉडलिंग शुरू होगी, यानी अगर हम रीमॉडलिंग, जब बोन जुड़ जाती है, ये डिफरेंट किस्म के फ्रैक्चर्स दिखाए हुए हैं, अब इसको अपनी पोजीशन पे लाने को ही रीमॉडलिंग कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं, यानी इसको अपनी पहली पोजीशन पे लाने को रिडक्शन कहते हैं। अलाइनमेंट
रीअलाइनमेंट करना कहते हैं। तो रीमोल्डिंग की बात हो रही है। तो जब ये बोन बन जाएगी पूरी तरह से, तो इसके ऊपर इर्द गिर्द मिनरल डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, और चंद महीनों बाद जाके ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है। इसको रीमोल्डिंग कहते हैं। तो रीमोल्डिंग अलग से भी पूछते हैं। आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस जो है रीमॉडल्ड हो जाएगा बाय रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। बोन के बाहर जो मिनरल डिपोजिशन है वो होना शुरू हो जाएगी मटेरियल्स। तो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ रीमॉडल्ड एरिया किससे रिजेंबल करेगा? ओरिजिनल अनब्रोकन बोन की तरह, बिकॉज इस रिस्पॉन्स टू द सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई, क्योंकि अब वो सेम स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए बिल्कुल ओरिजिनल बोन होगी, अनब्रोकन बोन की तरह, यानी पहले जैसे थी उसी तरह से ये फील होगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।